प्रिय छात्र छात्राओं, बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में और इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनारायण लाल की एकांकी काल पुरुष और अजंता की नर्तकी के कुछ प्रमुख अंश जो कि सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, उन पर दृष्टिपात करेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने इस व्याख्यान के साथ इस पूरी एकांकी की पीडीएफ साथ में डाल दी है और इस व्याख्यान के साथ ये चलेगी। इसमें प्रमुख पात्र अनूप, चंदू, प्रभा और मुनि हैं। तो यहाँ से हम इस एकांकी को प्रारंभ करते हैं। तो जहाँ तक महत्वपूर्ण प्रश्नों स्थलों का सवाल है, तो वो पहले 2 पृष्ठों में कहीं नहीं है। चौथे पृष्ठ पे अर्थात 125 नंबर पृष्ठ पे आकर के इसमें जो है पहला जो है महत्वपूर्ण जो वार्ता है, आपस में संवाद है, वो आते हैं, जिसमें पहला आता है जब प्रभा अनूप से कहती है। अनूप जब ये कहता है कि अपनी माँ के चित्र को जो कि ऑयल पेंटिंग प्रभा बनवा के लाई है उसको टांगने से मना करता है और ये कहता है कि मुझे दीवारों पे चित्र लटकाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रभा उसके जवाब में क्या कहती है वो बात यहाँ आपको देखनी है। तो वो आप कैसे देखेंगे, यहाँ से चलता हूँ मैं, एक बार इसको आपको करके दिखा देता हूँ। ये टेस्ट और पहला यहाँ से यहाँ तक। टेस्ट की बात कहाँ है? यह तो धर्म की बात है। फिर तो यह चित्र ही वह सत्य है जिसके सामने हमारे लिए दुनिया की सारी खूबसूरती, सारा टेस्ट न्योछावर है। सोचो न, यह न होती तो आज मैं तुम्हें कहाँ पाती। यहाँ प्रभा उसके टेस्ट की बात जब वो करता है, नापसंद की बात करता है और ये कहता है कि मेरे को फ़ोटो लटकाना गंदा लगता है, तब प्रभा उसको माँ की विशेषताओं की बात बताती, माँ की महत्ता को समझाती, माँ की ममता के बारे में कहती हुई, माँ के बड़प्पन के बारे में कहती हुई ये सारी बातें बताती हैं। और वो कहती हैं कि यह बात टेस्ट की नहीं है, स्वाद की नहीं है या पसंद की नहीं है, बल्कि यह बात है धर्म की। अब वो देखिए कहाँ धर्म पर ले जाती है। कहती है कि फिर तो यह चित्र वह सत्य है, जो माताजी का ऑयल पेंटिंग में वह सत्य है, वह सच है जिसके सामने सारी दुनिया की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। सारे टेस्ट, सारी खूबसूरतियाँ न्योछावर की जा सकती है, सबको छोड़ा जा सकता है। इस फ़ोटो में जो माँ की फ़ोटो है उसकी खूबसूरती देखिए, सोचिए कितनी अच्छी है। सोचो कि यदि यह न होती, ये आपकी माताजी नहीं होती, तो मैं आपको कहाँ से पाती। मैंने आपको पाया है, या आपने जो योग्यता इतनी पाई है वो किसके कारण पाई है? अपनी माताजी के। अब माताजी कैसी हैं, क्यों हैं, कैसे स्वर्गवास हुआ, ये अलग बात है। इस पूरी एकांकी में शायद बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं कि इनकी माताजी के शायद कोई न कोई दिक्कत थी। दूसरी जो चीज़ आती है वो है यहाँ से और यहाँ तक या यहाँ तक कर दीजिए। पर कहाँ ले जाऊँ जिस स्वर्गीय माँ को तुम इतनी प्रशंसा करते हो, दुनिया भर में जिसकी स्तुति गाते हम नहीं अगाते, मन में जिस अपूर्व माँ की इतनी पूजा है, उसके चित्र से तुम्हें इस तरह क्यों आपत्ति हो रही है? अनूप जब प्रभा से ऊपर वाली बात होने के बाद कहता है कि तुम मेरे से जिद मत करो प्रभा, ले जाओ यहाँ से ये तस्वीर, ले जाओ,
हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। तब प्रभा उसके जवाब में कहती है कि मैं इस तस्वीर को कहाँ ले जाऊँ? जिस माँ की तुम इतनी प्रशंसा करते हो, अपनी माँ की काफ़ी प्रशंसा प्रभा के सामने अनूप, जो कि प्रभा का पति है, वो करता रहता है कि तुम इतनी प्रशंसा करते हो और दुनिया भर में जिसकी स्तुति तुम गाते रहते हो, और मन में तुम जिस माँ की इतनी पूजा करते हो, तुम्हें उस माँ के चित्र से इतनी आपत्ति क्यों है? यहाँ प्रभा एक प्रश्न उठाती है कि जिस माँ की तुम पूजा करते हो, जिस माँ की तुम प्रशंसा करते हो, जो माँ तेरे इतनी पूजनीय है, पूरी दुनिया के सामने आप बताते हो, उसकी तस्वीर में आपको क्या आपत्ति? अर्थात यहाँ प्रश्न उठता है कि माँ की फ़ोटो को, माँ की तस्वीर को आप क्यों नहीं लगाने देना चाहते? अब हमें यहाँ उस बात पर नहीं जाना, ये दोनों जोड़कर भी एक जो है प्रश्न बनाने वाला दे सकता है। तो यहाँ देखिए आप क्या लिखेंगे प्रसंग में, संदर्भ में क्या लिखेंगे? ये हमारी पाठ्य पुस्तक काल जो है एकांकी संग्रह उसमें से ली गई है, और काल पुरुष और अजंता की नर्तकी नामक एकांकी जो कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई है, उसमें से इसको लिया गया है। अब कैसे है, प्रसंग क्या हो जाता है, यहाँ अनूप और प्रभा की जब तस्वीर के बारे में चर्चा चल रही होती है, अनूप की माताजी की जो तस्वीर है उसके बारे में जब बातचीत चल रही होती है, तब अनूप जो कहता है उसके जवाब में प्रभा उसको ये बातें पूछती है। ठीक, अब इसमें विशेष क्या हो सकता है? भाषा कैसी है ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सरल भाषा है। इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं कि किसी काम के लिए यदि मना कर रहे हो, एक तरफ तो आप पूजा कर रहे हो, एक तरफ आप उनको अच्छा बताते हो, खूबसूरत बताते हो, दूसरी तरफ आप चित्र को लगाने ही नहीं देना चाहते। तो ये विरोधाभास की बात भी यहाँ उठाई गई है। भाषा सरल है, शब्दों का प्रयोग या शब्दों का चयन समय के अनुकूल, पात्र के अनुकूल और परिस्थिति के अनुकूल किया गया है। इसके अलावा आप इसमें जो देख सकते हैं वो और कोई विशेष बात इसमें मेरे को नज़र नहीं आती है। दूसरी जो चीज़ आप जो देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण परिस्थिति आती है वो आती है पृष्ठ संख्या 126 पर। ये पृष्ठ संख्या 126 है और इसमें नीचे नीचे जो है वो आती है कुछ नहीं, यहाँ से और यहाँ तक चलती है, यहाँ तक। अब इसमें क्या लिखा है, ये प्रभा और अनूप की बातचीत ही यहाँ चल रही है, और चल रही है उस भिखारिन के बारे में जो कि उस समय घर पे आई हुई होती हैं, घर के बाहर मांग रही होती है, उससे थोड़े से पहले मांग रही होती है, और शायद प्रभा कोई सवाल उठाती है और उस सवाल के जवाब में अनूप और प्रभा की जो बातचीत होती है वो यहाँ दी गई है। और संदर्भ और प्रसंग में आपको, संदर्भ में आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस तरह से आपको लिखना है, और प्रसंग इसमें बदलता रहेगा। कुछ नहीं, तुम खुश हो जाओ, ऐसे न देखो मुझे प्रभा, तुमने जितना मुझे दिया उससे 1000 गुना अधिक मेरी माँ को दिया। उस दिवंगत आत्मा को तुमसे कितनी स्वर्गिक शांति मिली होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद प्रभा जो जवाब देती है वो है, मत करो पागलों जैसी बातें, तुम्हें कई बार समझाया है, जो तुम हो वही तो मैं भी हूँ, मैं तुमसे अलग सत्ता कहाँ है मेरी, तुम्हारे लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ भी उसी माँ की चर्चा चल रही है। पहले अनूप कहता है, जब वो बूढ़ी माँ की गर्दन तोड़ने की बात करता है तो प्रभा कहती है कौन है, क्या बात है? तब अनूप कहता है कुछ नहीं, तुम खुश रहो, तुम खुश हो जाओ, और मुझे इस प्रकार से मत देखो कि मैं इसको क्यों डांट रहा हूँ। प्रभा, तुमने मुझको जितना दिया है उससे ज़्यादा तुमने मेरी माँ को दिया है। अर्थात सम्मान देने की बात है, क्योंकि माँ जिंदा ही नहीं थी तो सीधे तो दे ही नहीं सकती थी।
उस दिवंगत आत्मा को तुमको देख करके तुमसे कितनी शांति, स्वर्गिक शांति मिलती होगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। कि तुम्हारे इस व्यवहार से मेरी स्वर्गीय माता जी को कितनी स्वर्गिक आनंद की प्राप्ति होती होगी, वो हम नहीं सोच सकते। इसलिए फिर प्रभा कहती है कि तू इस तरह से पागलपन की बातें क्यों करता है। तुम्हें मैंने कई बार समझा दिया है कि जो तुम हो वही मैं हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इसलिए तुम अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश मत करो। तो इसमें भी उसी प्रश्नवाचक जो शैली है उसका उपयोग यहाँ किया गया है और कुछ आदेशात्मक, निर्देशात्मक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह किया गया है। दो पढ़े लिखे व्यक्ति किस तरह से आपस में बात करते हैं वो इसमें दिया गया है। इसके बाद जो है वो आता है पृष्ठ संख्या 128। ये शुरू होता है यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ भी अनूप और प्रभा की आपस में बातचीत चल रही होती है और जब प्रभा और उसके बीच बात हो रही होती है तो प्रभा कहती है कि मुझको तुम अजंता की नर्तकी मत कहा करो। तो अनूप उससे कहता है कि क्या डर लगता है? नहीं नहीं, मिलनी कर लो फिर से। वो पति पत्नी की जो बात होती है उस तरह से चल रही है। तब प्रभा उसका जवाब देते हुए कहती है कि देखो, गाइड ने बताया था ना कि नृत्य में जरा सी भी चूक हो जाने पर, नृत्य में जरा सी भी चूक हो जाने पर राजा कैसा निर्मम दंड देता था उस नर्तकी को। याद है ना, फ्रेस्को में वह अजंता की नर्तकी अपने संपूर्ण लावण्य से नृत्य की अद्भुत मुद्रा में किस प्रकार नत सिर हो राजा से प्राण दान मांग रही थी जरा सी चूक पर। तो वो प्रभा जो है उसको पुरानी बात याद दिलाती है कि जब हम गए थे वहाँ अजंता की गुफा देखने, तो वहाँ गाइड ने हमको क्या बताया था कि नर्तकी चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो, जरा सी चूक पर राजा उसको बहुत निर्मम तरीके से दंड देता था। तो यदि तुम मुझको नर्तकी कहते हो तो तुम राजा हो जाते हो, और राजा हो जाते हो तो तुम भी क्रूर हो जाओगे और मेरे से गलती हो सकती है। तो जिस तरह से वो नर्तकी सब कुछ अच्छा करते हुए भी उस राजा के सामने सिर को झुकाए हुए अपने प्राणों का दान मांग रही होती है, तो मेरी स्थिति भी कभी वो हो सकती है और तुम्हारी भी उस राजा जैसी स्थिति हो सकती है। इसलिए तुम ऐसा मत कहो मुझे, और क्योंकि मेरे से भी कभी आदमी है तो आदमी से ज़िंदगी में चूक होती है, गलतियां होती है। तो गलतियों पर हमको जो है कई बार ऐसी कड़ी सज़ा देने की जो बात है वो याद आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात तुम मत करो। तो यहाँ भी ये जो है संदर्भ वही है। प्रसंग जो है मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से शुरू होता है। अब इसमें विशेष कहाँ होता है, इसमें अजंता एलोरा की गुफाओं की जो विशेष बात है और गाइड की जो विशेष बात है वो यहाँ बड़े उचित तरीके से लेखक द्वारा यहाँ बताई गई है। फ्रेस्को में जो अजंता की नर्तकी और राजाओं का और नर्तकियों का जो संबंध उस समय होता था, राजाओं की तानाशाही का और नर्तकियों या किसी भी अन्य व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का जो एक अस्तित्व होता था, उसके अस्तित्व पर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे है प्रश्न संख्या 129 पर। प्रश्न संख्या 129 पे आते हैं और यहाँ से शुरू करते हुए
और यहाँ तक ये पद जो है चलता है, ये आपस में संवाद उनका चलता है। तो यहाँ भी अनूप में और प्रभा में चर्चा चल रही होती है, और पुरानी चर्चा चल रही होती है जब वो पत्र आने पे हंस रही होती है और अनूप पूछता है कि क्यों हंस रही हो तब आपस में, तो वो कहती है, प्रभा कहती है कि हजारी लाल वाला किस्सा जो तुमको मैंने पहले बताया था उसी का पत्र है, और उसकी बातें जो कि वो बेवकूफ़ बातें करता था उसको सुन करके मेरे को हंसी आ रही है। अब वो प्रभा उसके जवाब में क्या कहती है, जब अनूप कहता है अच्छा जब तुम पढ़ रही थी अपने पापा के संग, देखिए यहाँ थोड़ा सा भाषा में गड़बड़ है, पापा के संग पढ़ नहीं रही थी, पापा के संग तो रह रही थी और पढ़ रही थी अपनी स्कूल में, और किसके साथ, हजारी लाल के साथ। लेकिन हम समझ गए इस बात को, इसलिए कोई इसमें दिक्कत की बात आपको मेरे को नहीं आनी चाहिए। प्रभा फिर क्या कहती है, हाँ, एक शाम हजारी लाल अपने पिता की कार में मुझे बैठाकर नुमाइश दिखाने ले गया। नुमाइश किसे कहते हैं, प्रदर्शनी को। नुमाइश दिखाने के बाद उसने मुझे घर नहीं लौटाया, बल्कि वह बेवकूफ़ नंबर 1 मुझे सीधे लखनऊ ले आया अपनी एक बुआ के यहाँ। फिर हम लोग चौथे दिन घर लौटे। मेरे पापा और हजारी लाल के पिता में खूब लड़ाई हुई। हजारी लाल तो खूब पिटा और वो हंसती है और मैं बाल बाल बच गई। यहाँ उस घटना को याद कर रही है जो कि हजारी लाल के साथ जाने से उसकी हुई थी। कब, जब वो पढ़ती थी 11वीं 12वीं में। उस समय हो सकता है 11वीं नहीं हो 10वीं होती होगी, बड़े बड़े 10वीं तक पढ़ते थे। आज तो 10वीं में बड़े छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो इसका हम ये लगा सकते हैं कि जब वो बात बता रही थी, जब अनूप और प्रभा में आपस में बातचीत हो रही थी, बातचीत चल रही हजारी लाल की, तो हजारी लाल की एक घटना को वो बताते हुए कहती है कि हजारी लाल कितना बेवकूफ़ था, कितना मूर्ख था कि मेरे को ले कर तो गया था किसी प्रदर्शनी में कुछ दिखाने के लिए, लेकिन प्रदर्शनी दिखाने के बाद वापस घर जब लौटना था तो मेरे को घर न ला करके कहाँ ले गया, दूसरे गांव लखनऊ, और किस जगह, अपनी बुआ जी के घर पे, और वहाँ हम 4 दिन रहे। अब देखिए 4 दिन एक लड़की घर से बाहर रह जाए तो घर वालों की क्या स्थिति होती है, वो यहाँ बताया नहीं गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे सारी बात आ गई। कहाँ कि हजारी लाल के पिता में और मेरे पिता में खूब झगड़ा हुआ, और हजारी लाल की खूब ज़बरदस्त पिटाई हुई उसके पिता के द्वारा, तो उसको गलत माना गया था, और उसका प्रभाव आगे ये हुआ कि उसके पिता वहाँ से तुरंत ट्रांसफ़र करवा के चले गए थे, वहाँ रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। और आप आज भी जानते हैं, जबकि हम अपने आप को इतना फॉरवर्ड कहते हैं, आगे बढ़ा हुआ कहते हैं, आधुनिक कहते हैं, तब भी हमारे मनोमस्तिष्क में ये बात पच नहीं सकती, तो उस समय कितनी खराब स्थिति उनकी रही होगी। लेकिन प्रभा उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी उस बात को, और ये बात उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे शादी से पहले ही अनूप को बता भी दी थी, या अनूप को शादी के बाद तक पता चल गई थी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चले या अप्रत्यक्ष रूप से चले। इसमें मूलतः अनूप की उस मूर्खता को और एक विशेष घटना को यहाँ बताने की कोशिश हुई है, और समाज में जो चीज़ स्वीकार्य नहीं थी वो करने के बाद क्या स्थिति होती है वो सारी यहाँ स्पष्ट की गई है। अब आगे आप चलिए, वो है पृष्ठ संख्या 131 पर। जो दूसरे दृश्य से प्रारंभ होता है। ये यहाँ से होती है प्रारंभ और यहाँ तक चलती है। जब ये घटना उस समय की है जब हजारी लाल चला गया था, जो मणि बन के वहाँ आया था या पति द्वारा बुलाया गया था अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए। उसके बाद
घर का नौकर चंदू जो है वो कॉफ़ी लेकर आया है और उसको भी उस मित्र के आने की बात अच्छी नहीं लगती है, वो भी उससे झड़प कर चुका होता है। तो वो जब कहता है कि अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा घर साहब का दोस्त बनकर आया था ना, कहीं ऐसे होते हैं मेहमान, मेरा बस चलता तो मैं उसे घुसने नहीं देता, पाजी बेईमान। ये कौन कहता है? चंदू कहता है। तब तक प्रभा कॉफ़ी पी चुकी होती है और फिर उसी बात का जवाब देती है कि 3 दिनों तक यही कमरा साहब के मेहमान की काली छाया से भरा हुआ था। अपने मित्र के साथ तुम्हारे साहब ने इसी कमरे में मेरी उस छोटी सी घटना को अपने विकारों के आतिशी शीशे में बढ़ाकर देखा था। चंदू इस तरह सिर दर्द कर रहा है कि चीखूं इसी कमरे में, तोड़ दूं इन दरवाज़ों को। यहाँ उसकी घुटन को हमारे सामने लाया जा रहा है। जब पति द्वारा शक करके उस पुराने मित्र को जो साथ में पढ़ता था प्रभा के, और मनी के नाम से बुला करके, अनजान बन करके बुला करके, और पत्नी को पुरानी बातें याद दिलाने की जो कोशिश करता है, उसको छोटा दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए कि तुमने भी कोई गड़बड़ी की थी, तुम्हारे से भी कोई गलती हुई थी, तो उसके कारण प्रभा अपने पर चोट महसूस करती है और वो कहती है कि 3 दिनों तक तुम्हारे साहब का मेहमान और साहब यहाँ मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहे थे, और तुम्हारे साहब ने उस हमारी छोटी सी घटना को भी, उन विकारों को जो कि छोटे छोटे थे, उनको भी बहुत बड़ा कर करके देखा, अर्थात मेरी उन गलतियों को बड़ा कर करके। अर्थात मनी ने बुराई की, हजारीलाल ने बुराई की और पति ने उसको बहुत गंभीरता से लिया, जबकि उसको ये चीज़ें पहले ही पता थी। ये नहीं था कि उसको बताया नहीं गया हो। और इसी बात से, अपने पति के इस संकीर्ण व्यवहार के कारण प्रभा इतनी तंग हो गई थी कि कहने लग गई कि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं चीखूं। आदमी अंत में जब कोई बस नहीं चलता तो क्या करेगा? चीखूं और कमरे के सारे दरवाजे तोड़ दूं। तो यहाँ आकर के हमारे सामने जो बात आती है, यहाँ प्रभा की जो घुटन है, प्रभा की जो तकलीफ है अपने पति के उस संकीर्ण व्यवहार के कारण, वो बहुत अच्छी तरह से प्रकट की गई है। यहाँ आक्षेप भी लगाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि आक्षेप की भाषा में बात की गई है। यहाँ प्रश्न भी उठाए गए हैं, तो जवाब भी मांगा गया। ये सारी बातें विशेष के अंतर्गत आप लिख सकते हो। अब हम आते हैं आगे, चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाके जो है आता है। आगे 132 नंबर पृष्ठ पे है। एक 132 नंबर पृष्ठ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक अनूप और प्रभा जब आपस में बात कर रहे होते हैं, तो प्रभा जब कहती है कि मैं कुछ देख रही हूँ, कुछ अनुभूति भी कर रही हूँ, और उससे पहले कहती है मैं कुछ सुन रही हूँ, तो चंदू, उससे पहले चंदू भी वहाँ उपस्थित था। तो अनूप जब कहता है कि क्या कैसी बातें कर रहे हो, तब प्रभा हंस पड़ती है। तुम्हारा वह दोस्त जो 3 दिनों के बाद आज यहाँ से विदा हुआ है, उसकी और तुम्हारी की हुई सारी बातें इस कमरे में गूंज रही है। तुमने ठीक ही सिद्ध किया, वह भी ठीक ही समझ रहा था। मेरे आंचल में दाग है, मेरी चुनरी में पड़ी गयो दाग पिया, ये गाती हुई जाती है वहाँ से। तो इससे पता लगता है कि प्रभा के दिल पर उस मित्र के साथ 3 दिनों तक अनूप ने जो बातें की थी प्रभा के चरित्र के बारे में, उन बातों का प्रभा पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ा था और बहुत अधिक दुख उसको हुआ था। अत्यधिक दुखी थी वो। इसलिए वो कहती है कि तुम लोगों ने जो बातें की थी, तुम्हारे मित्र ने और तुमने, वो आज भी इस कमरे में गूंज रही है।
गूंज का मतलब आप समझते हो, जितनी हुई उससे भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में जो सुनाई दे, वो होती है गूंज। और उससे यही सिद्ध हुआ या यही सिद्ध करने की कोशिश आपने की थी, और वो आपने पूरी तरह सिद्ध भी की और बताया कि मेरे आंचल में दाग है। तो उन्होंने दोनों ने बातचीत जो की वो यही थी, अंतिम उसका निर्णय जो है सार, कि उन लोगों ने ये किया कि प्रभा के आंचल में दाग है, उसकी चुनरी में दाग लग गया है। तो यहाँ भी जो है प्रभा जो है आक्षेप लगाती है अनूप पर, और अनूप अपने घुटन भरी बातों को वहाँ ज़्यादा बिना बोले सुन भी लेता है। फिर इसके बाद आगे चलें, इसी पृष्ठ पर नीचे यहाँ से यहाँ तक ये बात भी अनूप और प्रभा के बीच में होती है। प्रभा अनूप से कहती है कि तुम मेरे से बचने की कोशिश करते हो, तो अनूप भी कहता है कि मैं जितना ही तुमसे चुप रहता हूँ, बचता हूँ, उतना ही तुम मुझे झुकाती हो। क्या यही न्याय है तुम्हारा? यहाँ एक पुरुष प्रधान बात की जो है, पुरुष प्रधानता जो हर पुरुष के दिमाग में घुसी होती है, वो अनूप के बातचीत से भी जाहिर होती है कि मैं जितना झुकता हूँ तुम उतना ही उसको झुकाती चली जाती हो। अर्थात पुरुष को झुकना नहीं चाहिए, लेकिन तुम उसको झुका रही हो। तब प्रभा कहती है कि सच कहते हो, तुम सचमुच तुम मुझसे चुप रहते हो, मुझसे बचते हो, तुम मुझसे बचते हो। जैसे कोई कलंक और पाप से बचता है, जैसे कोई कलंक और पाप से बचता है, ये मैं उसी दिन से अनुभव कर रही हूँ जिस दिन से मैं माताजी को ऑयल पेंटिंग ले आई थी, जिस दिन वह हजारी लाल का रजिस्टर्ड लेटर मेरे पास आया था। अब ये बातचीत करते करते यहाँ तक पहुँच गई है जब कहता है कि तुम बचना चाहते हो, तो वो कहता है हाँ मैं बचना चाहता हूँ, और तुम मेरे को जितना मैं तुम्हारे सामने शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, उतना ही झुकाते जाते हो। तब प्रभा जो है आक्रोश में आकर कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, तुम मुझसे बचते हो। और इस सामान्य बचाव नहीं है, इसलिए नहीं बच रहे हो कि तुम मेरे से प्यार करते हो या मेरा सम्मान करते हो, बल्कि तुम मेरे से इस तरह बच रहे हो जैसे कि कोई कलंक और पाप से बचता है। अर्थात मैं पापिन हूँ, मैं कलंकिनी हूँ, ये तुम मानते हो, इसलिए तुम बचते हो। और ये तुम किस दिन से मानते हो? जिस दिन से मैं ऑयल पेंटिंग बनवा के लाई हूँ। किसकी? अनूप की माताजी की। तो अनूप की माताजी की जब ऑयल पेंटिंग प्रभा बनवा के लाई थी, तो अनूप के दिल में एक चोट पहुंची थी, उसके मन में जो एक कुंठा थी, वो कुंठा उभर करके आ गई थी कि ये माताजी की ऑयल पेंटिंग इसलिए बना के लाई है ताकि मेरी माताजी का जो कार्य था उसके कारण मुझे नीचा दिखा सके, मेरे को मेरी वो बुरी ज़िंदगी याद दिला सके। जबकि प्रभा का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वो तो माताजी का सम्मान करती थी, पूजा करती थी, इसलिए उनकी ऑयल पेंटिंग बनवा के लाई थी। लेकिन कुंठा किसके मन में थी? अनूप के मन में थी, अपनी माताजी को लेके, क्योंकि उसकी माताजी अंधी होने के कारण भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी और वो उस चीज़ को याद नहीं रखना चाहता था। दूसरी जो बात प्रभा उसको कहती है, जिस दिन वह हजारी लाल का लेटर मेरे पास आया था। पहले तो बात तो तब से बुरा देखना शुरू किया, मेरे को बुरा मानना शुरू किया जब मैं माताजी का ऑयल पेंट बनवा के लाई। और दूसरा जो स्थिति थी वो थी हजारी लाल का पत्र मेरे पास आया और तुमने मान लिया कि मैं चरित्रहीन हूँ। तो ये प्रभा जो है अपने मन का आक्रोश, मन का दुख अनूप के सामने गुस्से में रखती है, बात बिल्कुल स्पष्ट कह देती है। तो यहाँ एक नारी मन की बेचैनी और पुरुष मन की कुंठा का यहाँ बहुत अच्छा चित्रण इसमें किया गया है। शब्द वगैरह कैसे हैं वो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं कोई आगे और
है क्या मुख्य स्थल? हाँ, इसी पृष्ठ पर। नहीं, इस पृष्ठ पे नहीं, ये तो हो गया हमारे। अभी हमने जो किया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आगे देखते हैं और कोई महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, अगले पृष्ठ पर है। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ छोटा सा ही है। अनूप और प्रभा का ही आपस में वार्ता, क्योंकि इसमें पात्र मूलतः ये दो ही हैं। तीसरा मणि आता है और चौथा चंदू है। अनूप जब पूर्व की बातों को जुटलाते हुए मणि की बातों को जब प्रभा कहती है उससे, तो उन बातों को जुटलाते हुए, झूठ बताते हुए कहता है कि सरासर झूठ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेहमान ने कहा, हंसी मजाक आपस में कौन नहीं करता, अर्थात मणि और उसके बीच में जो बातचीत हुई थी कि वो तो हंसी मजाक थी। तब प्रभा उसको जवाब देती है क्रोधित होकर के कि तुम्हारी दुनिया करती होगी, लेकिन मैं वैसी असत्य दुनिया में नहीं रहती जो बाहर भीतर दो टुकड़ों में बंटी हो। बाहर कुछ भीतर कुछ। जहाँ कुछ विष जैसा घुटा घुटा हो, वहाँ जहाँ बुज़दिल बसते हों, जहाँ आगे जगह खाली है लेकिन बुज़दिल है। तो यहाँ भी वो गुस्से में आकर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे जैसी मजाक को पसंद नहीं करती। मैं तुम्हारी दुनिया में ये बातें मजाक में ली जाती होगी, इतनी गंभीर बातें, इतनी झूठी बातें कि बाहर से तुम कहते हो कि मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ, और उसके सामने तुम मेरे को नीचा देखते हो, नीचा दिखाते हो। कहती है नहीं, मैं वैसी असत्य या झूठी दुनिया में नहीं रहती। अब यहाँ असत्य और झूठी क्या है? वो है बाहर कुछ अलग दिखावा, अंदर कुछ और बात। और ये कहती है कि वहाँ विष जैसा कुछ घुटा घुटा। तो ये ऐसी चीज़ क्या होती है? विष के समान ही होती है और विष का सा ही कार्य करती है कि मैं ऐसी जगह नहीं रहती हूँ जहाँ की ऐसे बुज़दिल रहते हों। यदि कोई संशय था, कोई बात थी, तो वो तुम मेरे से सीधी भी कह सकते थे। उस मित्र को यहाँ बुला करके मुझे जलील करने की कहाँ आवश्यकता थी? ये उसके मन की बात थी, जो हालांकि यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये बात वहाँ है। तो यहाँ थोड़ी सी दार्शनिक बात हो गई है, विष जैसी बात, दो टुकड़ों में बंटी दुनिया, इस तरह के शब्दों के प्रयोग से ये छोटा सा पद जो है या बातचीत जो है वो बहुत प्रभावी हो गई है। प्रभा ने अपनी जो बात की बड़े प्रभावी ढंग से यहाँ हमको देती है, दिखाई देती है, सुनाई देती है। अब और देखते हैं कि क्या कहीं और है महत्वपूर्ण। हाँ, एक का 134 नंबर पृष्ठ पे और मिलेगा। यहाँ से लेके और यहाँ तक। जब उनकी बातचीत अनूप की और प्रभा की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अनूप कहता है कि कोई परवाह नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे जैसा एक चित्र है। और वो चित्र किसका है? प्रभा का है। तो और तुम्हारी भी मैं इसकी ऑयल पेंटिंग बनवाऊंगा। क्यों कहता है? जब प्रभा उसकी माताजी की ऑयल पेंटिंग बनवा के लाई और एक कुंठा अपूर्व के मन में, अनूप के मन में हुई, उस कुंठा के कारण ही वो प्रभा को नीचा दिखाने के लिए कि मैं भी तुम्हारी। और चित्र कौन सा था? जब वो इंटरमीडिएट में थी, अपने मित्र के साथ चली गई थी या उसके साथ घुमा करती थी। तब प्रभा जवाब देते हुए कहती है कि जरूर कराओ, जरूर कराओ, वह पेंटिंग मेरी नहीं होगी। पेंटिंग तो उसी की है, लेकिन वो कहती है कि वो पेंटिंग मेरी नहीं होगी, तुम्हारे विकारों की होगी। अर्थात तुम्हारे मन में जो बुरी बातें हैं वो पेंटिंग उनकी होगी, न कि मेरी होगी। शरीर जरूर मेरा होगा,
लेकिन असल में वो पेंटिंग मेरी नहीं होगी, तुम्हारी होगी और तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व की होगी। और वो दुखी हो जाती है, कंठ भर आता है। अच्छा भी रहेगा जो भयानक चित्र तुम्हारे भीतर है वह ऑयल पेंटिंग बनकर तुम्हारे गले में लटका करेगी अच्छी पहचान रहेगी कि तुम्हारे मन का जो विकार है वही ऑयल पेंटिंग बन के बाहर आ जाएगी और वो तुम्हारे गले में या कहीं भी लटकी रहे, वो गले का शब्द का तो प्रयोग करती है और तुम्हारी पहचान उसी से होती रहेगी कि तुम कितने गिरे हुए व्यक्ति हो। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों का जो कष्ट है, अनूप की कुंठा और प्रभा का कष्ट, दुख, वो दोनों यहाँ हमारे सामने आते हैं। और यहाँ भी वही बात है कि अंदर और बाहर के व्यक्तित्व में, अंदर छुपा व्यक्तित्व जो बाहर आता है उसकी बात विशेष तौर पर कही गई है। वो पेंटिंग मेरी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे विकारों की होगी। तो बहुत अच्छी तरह से ये बात प्रभा के माध्यम से लेखक ने अनूप को कहलवाई है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद और कोई महत्वपूर्ण स्थान इसमें नहीं आता है और आप इसको आगे देख सकते हैं, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी के साथ हमारी आज की जो व्याख्यान माला का ये अंश है वो यहीं मैं उसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।